तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th EVS का चैप्टर नंबर 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। तो यहाँ पर एक सीड मतलब कि एक बीज बता रहा है फार्मर की स्टोरी। देखते हैं। आई एम अ स्मॉल सीड, मैं एक छोटा सा सीड हूँ। तो कहानी शुरू होती है आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड, मैं एक बाजरा का छोटा सा सीड हूँ। आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940, मैं इस सुंदर से बने हुए वुडन बॉक्स के अंदर 1940 से रहता आ रहा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी, मैं आपको अपनी एक कहानी बताना चाहता हूँ। दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन, इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामजी भाई। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये सीड ये बोल रहा है कि ये कहानी मेरी है, लेकिन ये सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है। इस कहानी के अंदर एक फार्मर की भी बात है जिसका नाम है दामजी भाई, और उसकी फैमिली की भी बातें हैं। इफ़ आई डू नॉट टेल यू माई स्टोरी नाउ इट माइट बी टू लेट, अगर मैं आपको ये कहानी अभी नहीं बताता तो शायद और लेट हो जाए बातें। तो अभी अपनी कहानी बताना चालू करता है। आई वॉज बॉर्न इन वंगम इन गुजरात, कहाँ पर बॉर्न हुआ था ये? वैंगम के अंदर, गुजरात के अंदर। दैट ईयर देयर वॉज अ गुड बाजरा मिलेट क्रॉप। तो यहाँ पर क्या था, बाजरा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिलेट। तो उस समय उस साल क्या हुआ था कि बहुत अच्छे से बाजरा की फसल हुई थी, बहुत अच्छे से बाजरा ग्रो हुआ था। देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज, जो विलेज था वहाँ पर मतलब कि ये समझ लो त्यौहार मनाया जा रहा था। आवर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल, जो उनका एरिया था वो बहुत फेमस था ग्रेन और वेजिटेबल के लिए। हर साल ईच ईयर दामजी भाई kept aside some seeds for a good crop. This way, our Bajra family went on from one generation to another. Good seed were stored in dried gourd lauki, which was coated with mud. तो यहाँ पर क्या था, जो दामजी भाई थे हर साल कुछ सीड को बचा कर रखा करते थे। क्यों बचा के रखा करते थे सीड्स को? क्योंकि जब वो उन्हीं अच्छे पुराने सीड से और नए अच्छे सीड्स उगा सकते हैं। इस तरीके से जो इनके बाजरा की फैमिली थी वो एक जनरेशन से मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ग्रो करती रही। जो गुड सीड थे, जनरेशन मतलब कि जैसे आप हो गए, आपके जो पापा हो गए वो फर्स्ट जनरेशन थे, फिर आप हो गए वो सेकंड जनरेशन हो, अब जो आपके बच्चे होंगे वो थर्ड जनरेशन होंगे। तो इस तरीके से जो वो सीड था एक, उससे दूसरा सीड उगा, दूसरे सीड से तीसरा सीड उगा। तो इस तरीके से सीड्स उगते जा रहे हैं। जो गुड सीड थे उन्हें स्टोर करा जाता था एक ड्राइड गोर्ड के अंदर, मतलब लौकी के अंदर, ठीक है, जिसको कि किस चीज़ से कोट करा हुआ होता था, मिट्टी से, मतलब मिट्टी लगा दी जाती थी उसके ऊपर। बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस। तो उस साल दामजी भाई डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक लकड़ी का डब्बा बनाया जाए, और उसके अंदर उन्होंने स्टोर करा। ही पुट इन नीम लीव्स, उन्होंने कुछ नीम की लीव्स डाली जिससे कि वो सीड्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कर पाए। इंसेक्ट्स क्या, कीड़े वगैरह जो होते हैं, कीड़ों मकोड़े, वो नीम की लीव्स की खुशबू के मारे और नीम की लीव्स के मारे सीड्स को नहीं खाते हैं। ही पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉक्स। तो वो क्या करते थे, डिफरेंट सीड्स को रखा करते थे डिफरेंट कंपार्टमेंट जो होते थे बॉक्स के, उनके अंदर। दैट वॉज आवर ब्यूटिफुल होम, और वो था उनका बहुत प्यारा सा सुंदर सा घर, किनका, सीड्स का। In those days, Damji Bhai and his cousin lived together. It was a large family. Everyone in the village helped each other. Even in farming, when the crop was ready and harvested, everyone celebrated together. Oh, those wonderful days with big fest and lots to eat. तो यहाँ पर ये बताते हैं दामजी भाई कि जो उनका दामजी भाई थे और जो उनका कज़न था, सीड बता रहा है कि जो दामजी भाई थे और जो उनका कज़न था वो एक साथ रहा करते थे। एक बहुत ही बड़ी फैमिली थी उनकी, और विलेज के अंदर यहाँ तक कि सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। फार्मिंग के अंदर भी लोग एक दूसरे की मदद करा करते थे। लेकिन जब क्रॉप रेडी हो जाता था और हार्वेस्ट मतलब कि उस क्रॉप को काट लिया जाता था, निकाल लिया जाता था, उसके बाद सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करा करते थे। सेलिब्रेट मतलब कि खुशी मनाया करते थे। और वो थे बहुत ही प्यारे दिन जब बहुत बड़ी बड़ी फीस्ट मतलब कि दावतें रखी जाती थी, जिनके अंदर बहुत टेस्टी टेस्टी खाने की चीज़ें होती थी। In the winters, it would be time to enjoy the undiya, a kind of stew. तो undiya enjoy करते थे लोग विंटर्स के अंदर। All the vegetables were put into a clay pot along with
फ्रेश स्पाइसेस। ये उंदिया कैसे बनती थी? बहुत सारे वेजिटेबल्स को एक क्ले पॉट के अंदर, मतलब मिट्टी का जो एक घड़ा होता है उसके अंदर डाल दिया जाता था, जिसके साथ बहुत सारी फ्रेश स्पाइसेस मतलब कि मिर्च मसाले भी डाले जाते थे। द पॉट वॉज सील्ड, उस पॉट को सील कर दिया जाता था एंड केप्ट बिटवीन द हॉट कोल्स, और कोल के बीच में रख दिया जाता था। जो वेजिटेबल थे वो धीरे धीरे कर उगा कर मतलब पका करते थे स्पेशल कुकर के अंदर जो कि फील्ड के ऊपर होते थे। ओह आई फॉरगॉट द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन। तो यहाँ पर ये भी बताना भूल गए अचानक से कि जो वो पॉट था उसे उल्टा करके रखा जाता था, अपसाइड डाउन। दैट इज़ वाई द डिश वॉज कॉल्ड उंदिया। इसी वजह से उस डिश को उंदिया बोला जाता था, अपसाइड डाउन इन गुजराती। उंदिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटीज फ्रेशली कुक्ड ऑन चूल्हा। ओह what an earthly delicious flavor. Along with that, homemade butter, curd and buttermilk was served. तो ये जो उंदिया थी बहुत टेस्टी हुआ करती थी और इसको बाजरा रोटी के साथ खाया जाता था, ठीक है, जिसको भी फ्रेशली चूल्हे के ऊपर बनाया हुआ होता था। ये जो खाने की चीज़ें थी बहुत टेस्टी थी। इसी के साथ साथ लोग होममेड बटर मतलब घर का बना हुआ घी, मक्खन जिसे बोलते हैं हम लोग, एग्जैक्टली होममेड बटर में ज़्यादातर मक्खन आता है तो मक्खन को यूज़ करते थे। कर्ड दही खाते थे लोग, बटर मिल्क मतलब कि छाछ लस्सी ये सब हो गई, ये भी पिया करते थे। फार्मर्स वुड ग्रो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स। जो फार्मर्स थे वो अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगाया करते थे, ग्रेन्स उगाया करते थे, वेजिटेबल्स उगाया करते थे अकॉर्डिंग टू द सीजन, जो सीज़न चल रहा होता था। द फार्मर्स कैप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स। जो फार्मर थे वो क्या करते थे, अपनी नीड्स के लिए इनफ क्रॉप को रख लिया कर लेते थे। जैसे क्या करते थे कि मान लो उनको पता है कि इस पूरे साल के अंदर हमारे घर के अंदर इतने सारे आटे की रोटियां बनेंगी, तो वो अलग से उस आटे को उठाकर रख दिया करते थे, उतना गेहूं वो अलग से उठाकर रख दिया करते थे, और बाकी के को वो क्या करते थे, बेच देते थे। कहाँ पर? सिटी के अंदर शॉपकीपर्स को। और कुछ जो फार्मर थे वो कॉटन भी ग्रो करते थे एट होम, अपने घर के अंदर ही। फैमिली मेम्बर्स स्पन कॉटन, जो फैमिली के लोग होते थे वो क्या करते थे, कॉटन को चलाया करते थे और चक्रे के ऊपर, जिससे कि वो कपड़े बना पाए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। आर रोटीज मेड इन योर होम? तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। फाइंड आउट एंड राइट, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ढूंढना है और लिखना है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं ये। तो आपने जो भी यहाँ तक पढ़ा है उनके आंसर्स दे दें, और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो उनको अपनी तरफ से ढूंढें और आंसर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर और भी बच्चों को बताएं। आगे चलते हैं हम लोग। व्हेन टाइम चेंज्ड, जब समय बदला। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस ग्रेन? क्या आप इन सब ग्रेन्स को जिनकी पिक्चर दिखाई गई है इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो? अरे ये तो यार पॉपकॉर्न जैसा लग रहा है। हाँ, ये वही है। दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड, थिंक, दिस इज चलो देखो, दिस इज मकई। इन हिंदी वी कॉल इट मक्का। ओवर द ईयर्स मैनी changes took place in the village. Some places could get water from the canal. They said the canal brought water from far away, where a dam had been built on a big river. Then electricity came, switch on the button and there was light. People found that only 1 or 2 crops like wheat and cotton got better price in the market. So most farmers began to grow only these. Soon we old friends bajra and jowar and also vegetables were forgotten and dismissed. Even from Damji Bhai's field, farmers even began to buy seeds from the market. People said they were new kind of seeds, so farmer did not need to store seeds from the old crop. तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ सालों बाद ये होता है, कुछ चेंजेस आते हैं विलेज के अंदर। सबसे पहले तो पानी आने लग जाता है, कहाँ से? डैम से, कैनाल्स के थ्रू, ठीक है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आ जाती है। स्विच ऑन करो और मतलब लाइट आ जाएगी। जैसे ही तुमने स्विच को ऑन करा तो लाइट जल जाएगी। और यहाँ तक कि जो लोग थे उन्हें ये भी पता चला कि 1 या 2 ही ऐसे क्रॉप हैं, वीट और कॉटन जैसे, जिनसे बहुत अच्छा प्राइस मिलता है, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं मार्केट के अंदर। तो ज़्यादातर फार्मर्स ने क्या करना स्टार्ट करा, इन्हीं क्रॉप्स को उगवाना चालू कर दिया। धीरे धीरे करके जो ये पुराने दोस्त थे बाजरा और जोवर, इनको अलग होना पड़ा, और यहाँ तक कि जो वेजिटेबल्स थे उनको भी अलग होना पड़ा, और उनको लोगों ने भुला दिया और डिसमिस कर दिया। जो दामजी भाई थे, यहाँ तक कि उन्होंने भी अपनी फील्ड के अंदर इन्हें उगाना बंद कर दिया।
जो फार्मर्स थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था नए सीड्स खरीदना। लेकिन सर स्टार्टिंग में तो आपने बताया कि वो पुराने सीड्स को बचा कर रखा करते थे, मतलब जहाँ जितना वो फार्मिंग करते थे उससे कुछ सीड्स को बचा लिया करते थे पुराने सीड्स को, जिससे कि वो नए सीड्स उन्हीं से उगा पाएँ। लेकिन अब क्या होता है, अब ये बताना चालू कर देते हैं लोग एक दूसरे को कि जो न्यू काइंड के सीड हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और वो सीड हमें दुकानों पे मिलेंगे, शॉप के ऊपर मिलेंगे, तो अब हमें सीड्स को स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है, इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ पीपल इन द विलेज कुकड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज। एज दे एट they would remember how tasty the food used to be in the past, freshly from the fields when the seeds have changed. How could food ever taste the same? तो यहाँ पर जो लोग थे गांव के, अब वो लोग ज़्यादातर एक साथ नहीं खाया करते थे, सिर्फ कुछ स्पेशल डेज होते थे तभी खाते थे। और जब वो खाया करते थे तब वो याद करा करते थे कि किस तरीके से वो पहले एक साथ मिलकर खाना खाया करते थे और जो खाना था वो बहुत टेस्टी हुआ करता था। वहीं पर फील्ड के अंदर ही वो खाने को ग्रो करते थे और वहीं पर वो खाते थे। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड। जो दामजी भाई थे अब वो थोड़े बुढ़े हो रहे थे। हिज सन हसमुख looked after the fields and the family. Hasmukh was making a lot of money from farming. He rebuilt the old house. He brought new machine for farming. He used an electric motor to pump water. He bought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plow the field. The tractor could do in a day what the bullocks would take many days to do. तो यहाँ पर जो दामजी भाई थे वो बुढ़े हो गए थे और जो उनका बेटा था हसमुख अब वो फील्ड को संभाला करता था, मतलब जो खेती बाड़ी थी उसे संभाला करता था और घर को भी संभाला करता था। हसमुख था वो बहुत सारे पैसे बना रहा था, फार्मिंग से बहुत पैसे कमा रहा था और उसने जो उनका पुराना घर था उसको भी नया बना लिया था। हसमुख ने बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदी फार्मिंग के लिए। वो इलेक्ट्रिक मोटर को भी लेकर आया था जिससे कि वो पानी को दूरी से ला पाए, पंप कर पाए वाटर को। उसने एक मोटरसाइकिल भी खरीदी थी जिससे कि वो सिटी जा पाए आसानी से। इसी के साथ साथ उसने एक ट्रैक्टर भी खरीदा जिससे कि वो प्लो कर पाए फील्ड को, मतलब जो मिट्टी वगैरह खोदनी होती है खेतों के अंदर, उसके लिए उसने ट्रैक्टर खरीदा था। जो ट्रैक्टर था वो आसानी से वो काम कर सकता था जो कि बुलॉक्स, मतलब जो बड़े बड़े बैल और सांड या फिर जो एनिमल्स होते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं कुछ जो फील्ड के अंदर काम करते हैं, वो लोग कई दिनों में करते थे, वो ट्रैक्टर एक दिन के अंदर ही कर दिया करता था। हसमुख would say, now we are farming wisely. We grow only what we can sell in the market at a good price. With profits from our fields, we can improve our life. We can make progress. तो जो हसमुख था वो ये कहा करता था कि अब हम लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं वो बहुत वाइजली, मतलब समझदारी से कर रहे हैं। हम लोग उन्हीं चीज़ों को ग्रो करते हैं जिन्हें हम लोग बेच सकते हैं मार्केट के अंदर एक अच्छे दाम पर और उससे बहुत सारा प्रॉफिट, मतलब कि पैसे कमा सकते हैं। और इसी के साथ साथ वो ये भी बोलता है हसमुख कि अगर हम लोग ऐसे ही कमाते रहे तो हमारी लाइफ भी इम्प्रूव होगी और हमारी ज़िंदगी के अंदर प्रोग्रेस भी होगी। Lying forgotten in the wood box, I and other seeds had our doubt. Is all this really progress? There is no longer any need for seed like us and animals like the bullocks. After the tractor has come, even people who worked on the fields are no longer needed. How will they earn money? What will they live on? तो यहाँ पर जो सीड होता है बॉक्स के अंदर, वो यही सोच रहा होता है बॉक्स के अंदर डला हुआ, क्या मेरी और दूसरे सीड्स की अब ज़रूरत भी है और क्या ये असलियत में प्रोग्रेस है? जो एनिमल्स हैं बुलॉक्स जैसे, अब उनकी तो लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो ट्रैक्टर से ही सारा काम कर लेते हैं। और जो लोग फील्ड के अंदर, मतलब कि जो खेत के अंदर काम करा करते थे, अब वो लोग कैसे पैसे कमाएंगे और अब वो कैसे जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि फील्ड के ऊपर तो अब उन्हें कोई काम करने के लिए बुलाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्हीं सब सवालों से रिलेटेड, तो इनको आप आंसर करें फटाफट। आगे चलते हैं। मोर एंड मोर एक्सपेंस में देखते हैं हम लोग क्या बताया गया है हमें। द नेक्स्ट 20 years saw even more changes. Without cows and buffaloes, there was no cow dung to be used in the field as fertilizer. Hasmukh had to buy expensive fertilizer. The new kinds of seed were such that the crop were easily affected by harmful insect.
मेडिसिन हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट। ओह व्हाट अ बैड स्मेल दीज हैड एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे करके खर्चा बढ़ना स्टार्ट होता है। 20 साल के अंदर ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। अब जो काऊ और बफेलोज थे, मतलब जो गाय और भैंसें थी, उनका तो यूजेज कम हो गया था क्योंकि फार्म के अंदर भी लोग कम यूज़ करते थे उन्हें। तो इस वजह से जो काऊ डंग मतलब कि जो गोबर वगैरह होता है, गोबर की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है कि वो एज अ फर्टिलाइज़र एक्ट करता है। फर्टिलाइज़र मतलब खाद बन जाता है। खाद आप यही समझ लो इस यूज़ में आती है कि फील्ड के अंदर क्या हो जाए, हमारे जो न्यू वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे फर्टिलाइज़र्स थे अब वो यूज़ करे जा रहे थे। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र केमिकल होते हैं। जैसे गाय की खाद होती है, काऊ डंग होता है, ये खाद बन जाती है जिसको हम लोग मैन्योर बोलते हैं। तो ये तो अब ख़त्म हो गया था क्योंकि अब काउज वगैरह और बफेलोज काफ़ी कम हो गए थे, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र यूज़ करने पड़ते थे, फर्टिलाइज़र केमिकल्स होते थे और ये जो फर्टिलाइज़र्स होते थे बहुत महंगे होते थे। अब जो नए टाइप के सीड्स थे, पुराने वाले सीड्स तो लोगों ने उगाना छोड़ दिए थे। ये इस तरीके के बने हुए थे कि आसानी से इंसेक्ट इन्हें हार्म पहुंचा सकते थे। इस वजह से इनके ऊपर दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती थी। मेडिसिन हैड टू बी स्प्रेड, दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती थी क्रॉप्स के ऊपर जिससे कि जो इंसेक्ट्स हैं वो इनसे दूर रहें और क्रॉप्स को ख़राब ना करें। ये जो मेडिसिन थी इसकी स्मेल बहुत ही गंदी थी और बहुत महंगी भी थी। तो देखो यही हो रहा है, ऐसे एक सिलेंडर है, यहाँ से जैसे आप होली पर पिचकारी से खेलते हो, ऐसे फार्मर्स अपने ही फार्म के अंदर ये दवाई छिड़क रहे हैं जिससे कि इंसेक्ट इसको ख़राब ना कर दें, हम जो भी ये क्रॉप ग्रो कर रही है। द कैनाल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स। ऑल द फार्मर्स यूज पम्प टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड्स टू मीट ऑल दिस एक्सपेंसेस। Loans had to be taken from the bank. Whatever little profit was made was used to repay the loan. तो यहाँ पर क्या होता है, जो कैनाल वाटर था वो अब इनफ नहीं था, मतलब कि अब वो काम चलाऊ नहीं पड़ रहा था, मतलब वो भी कम हो गया था। जितने भी फार्मर्स थे उन्हें पम्प्स यूज़ करने पड़ते थे जिससे कि वो डीप अंडरग्राउंड वाटर को निकाल पाए। अब ये सब इतनी सारी मशीनें खरीदने में, इन सब चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझना, लेकिन इतना समझो इन सब महंगी महंगी मशीनों को खरीदने में जो फार्मर्स थे उनको क्या करना पड़ता था, लोन मतलब कि कर्जा उधार लेना पड़ता था। किससे लेंगे उधार? बैंक से। और जो भी वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया करते थे इन सीड्स को सेल करने के बाद, इन क्रॉप्स को सेल करने के बाद, अब वो जो भी प्रॉफिट था वो कहाँ पर चले जाता था, कर्जा देने में, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं उधार चुकाने में। किसका? बैंक का। बट देयर वॉज अ लिटिल प्रॉफिट, एवरीवन वॉज ग्रोइंग कॉटन, सो द कॉटन प्राइस वर not as high as before. The soil itself was no longer the same. Growing the same crop over and over and using so many chemicals had affected the soil so much that now nothing could grow well there. It was becoming difficult to earn a living by farming alone. तो यहाँ पर क्या होता है, अब बहुत ही कम प्रॉफिट बना पा रहे थे, बहुत ही कम मुनाफा हो रहा था सबको, क्योंकि सब लोग एक साथ कॉटन ग्रो कर रहे थे। अब सब लोग कॉटन ही ग्रो करेंगे तो जो कॉटन का प्राइस था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऐसे समझो जैसे आप हो, आपको 10 शॉप्स दिखती हैं और 10 शॉप्स के ऊपर सब दुकान वाले क्या सेल कर रहे हैं, सब दुकान वाले एक टॉफ़ी को सेल कर रहे हैं। अब क्या होगा कि आप एक शॉप के ऊपर जाते हो और वो आपको बोलता है, एक शॉप वाला, फर्स्ट शॉप वाला, कि ये जो टॉफ़ी है ये बेटा 10 रुपीज़ की है। दूसरी शॉप वाला बोलता है मैं आपको 9 रुपीज़ की दूंगा। तीसरी शॉप वाला बोलता है मैं आपको 8 रुपीज़ की दूंगा। तो आप किससे खरीदना पसंद करोगे? जहाँ पर सस्ती होगी। तो यही हो रहा था, बहुत सारे लोग कॉटन ग्रो कर रहे थे। तो क्या होता था कि कॉटन का प्राइस फिर कम हो जाता था। जो खरीदने वाले लोग होते थे वो ये बोलते थे कि अरे वो फार्मर तो सस्ती दे रहा है कॉटन, तो हम तो उससे लेंगे। फिर उससे भी सस्ती दूसरा फार्मर देने लगता था तो लोग उसके पास चले जाते थे। फिर तीसरा फार्मर अगर उससे भी सस्ती देता था तो उसके पास चले जाते थे। इस सब की वजह से सबको मुनाफा बहुत कम मिलने लगा था। जो सॉइल था वो भी अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। सॉइल भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। ख़राब कैसे हो गया था? एक ही क्रॉप को अगर बार बार सॉइल के ऊपर ग्रो करोगे तो सॉइल ख़राब होने लग जाता है। इसी के साथ साथ केमिकल्स यूज़ करे जा रहे थे। केमिकल्स तो आप जानते हैं कितने ख़तरनाक होते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए भी और सॉइल के लिए भी। इसी वजह से जो सॉइल था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। मतलब अब उसके ऊपर बहुत सारे जो नए वेजिटेबल और फ्रूट्स थे इनको नहीं उगाया जा सकता था और बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था फार्मर्स के लिए सिर्फ फार्मिंग करके ही पैसा कमाना।
हसमुख टू चेंज्ड विद द टाइम्स। जो हसमुख था अब वो भी थोड़ा बदल गया था टाइम के साथ। ही इज़ ऑफ्टन टेंस, ज़्यादातर टाइम वो चिंता के अंदर रहता है और गुस्से में रहता है हर समय। हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वॉन्ट टू डू फार्मिंग। जो उसका बेटा था परेश, अब वो फार्मिंग नहीं करना चाहता था हसमुख की तरह। ही स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर। और उसने क्या करा, उसने ट्रक ड्राइवर का काम शुरू कर दिया। ट्रक को वो ड्राइव करा करता था। आफ्टर ऑल द बैंक लोन्स स्टिल हैड टू बी रीपेड। तो आफ्टर ऑल मतलब हालांकि अभी भी क्या था, जो बैंक के लोन लिए हुए थे वो भी पे करने थे। इस वजह से जो उसका लड़का था उसने काम करना स्टार्ट करा था। ऑफ्टन परेश डजंट कम होम फॉर डेज, एट टाइम्स ही इज़ अवे फॉर अ वीक। 2 days बैक व्हेन ही केम होम परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जो परेश होता है ज़्यादातर समय वो घर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो ट्रक को ड्राइव कर रहा होता है दिन और रात। कभी कभी तो वो हफ्तों भर घर पर नहीं आता। लेकिन 2 दिन पहले की ही बात है जब वो घर पर आता है और परेश कुछ चीज़ ढूंढने लग जाता है। वो बोलता है बा। ही आस्क्ड फॉर मदर। मदर को क्या बोलता है? बा। वेयर इज दादाजीज वुडन सीड बॉक्स। बोलता है कि वो जो दादाजी थे हमारे, उनका जो वुडन का सीड बॉक्स था जिसके अंदर वो सीड को रखा करते थे, वो कहाँ है? इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रू एंड टूल्स फॉर द ट्रक। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी। तो यहाँ पर क्या होता है, वो अपनी मदर से ये पूछता है कि वो जो दादाजी का वुडन सीड बॉक्स था वो कहाँ है। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपने जो ट्रक के स्क्रूज़ हैं और जो बाकी के टूल्स हैं ट्रक के वो रखूँगा। और इसी वजह से ये जो सीड है इसने अपनी स्टोरी बताई थी। इसलिए बताई थी क्योंकि अब इस सीड को शायद वो फेंक देगा उस वुडन बॉक्स से निकाल कर और उसके अंदर वो ट्रक के टूल्स वगैरह रखेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी समझ में आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, फार्मर्स के बारे में पता चली हो बहुत सारी बातें। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, इनको ज़रूर ट्राई करें। आप लोग बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। और ये जो रिपोर्ट वगैरह है ये भी आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं अगर स्कूल से आपको होमवर्क में दिया जाता है। बाकी तो ये बच्चों को स्कूल से होमवर्क में नहीं दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें आप लोग खुद से करने की ट्राई करें, क्योंकि मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरह और भी वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, उन्हें ज़रूर देखिए, ज़रूर समझे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने सब वीडियोस EVS के इंग्लिश के कवर करे हैं, तो उन्हें देखें इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इसी तरीके से मन्नू से ज्ञान लेते रहें। मन्नू के ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।